हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल ITJ में स्वागत है। मैं हूं जयदीप। आज जो मैंने वीडियो बनाई है ये AIG वीडियो FME का वीडियो बनाई है। तो फ्रेंड्स, आज मेरी ये दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि 7 स्टेप एनालिसिस क्या होता है, उस 7 स्टेप एनालिसिस को FME में कैसे यूज करते हैं, और फिर हम जानेंगे कि जो FME का फॉर्मेट है उसको भरते कैसे हैं। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, FME पे अपनी दूसरी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो शेयर करने पहले फैकल्टी कंडीशन देख लेते हैं जिस बेस पे हमने वीडियो बनाई है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शेयर करने से पहले ट्रेनिंग इंडेक्स देख लेते हैं जिसके बेस में आज की वीडियो पूरा करने वाले हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर आपको हमारे इस टॉपिक के ऊपर स्टडी मटेरियल ई बुक चाहिए जिसमें डिस्कस किया हुआ है कि 7 स्टेप एनालिसिस क्या होता है, इसको FME इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, हम PFME फॉर्मेट को भरते कैसे हैं, तो इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से इसको ले सकते हैं, इस स्टडी मटेरियल को। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स हमारा FME के रिगार्डिंग कुछ और स्टडी मटेरियल्स हैं, जैसे कि FME पार्ट 1 जिसमें डिस्कस किया हुआ है कि FME की हिस्ट्री क्या है, FME करते क्यों हैं, इसके क्या पर्पज़ है, ये क्या होता है, ये कितने तरह के होते हैं, इसकी लिमिटेशन क्या है, FME करते समय किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चेंज पॉइंट्स हुए हैं, जो पहले AIG 4th एडिशन था उससे जो चेंज हुआ है AIG VDA 1st एडिशन, तो उसमें क्या क्या मेजर चेंजेस हैं। तो इनके बारे में अगर आपको जानना है तो फ्रेंड इसके लिए जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको हमारा एक्सेल सीट में फॉर्मेट चाहिए AIG VDA FME का, तो इसके लिए जो लिंक है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि न्यू 7 स्टेप अप्रोच क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि इसके अंदर टोटल 7 स्टेप हैं जो कि AIG VDA FME को करने के लिए काम में आते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं इन 7 स्टेप अप्रोच के बारे में। सबसे पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं कि फर्स्ट है प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, सेकेंड है स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड थर्ड है फंक्शन एनालिसिस। अगर हम इन तीनों को मिला दें तो उसको हम एक सिस्टम एनालिसिस का नाम दिया हुआ है। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट बताऊं तो ये है फेलर एनालिसिस, रिस्क एनालिसिस और ऑप्टिमाइजेशन। अगर हम इन तीनों को मिला देते हैं तो वो फेलर एंड रिस्क एनालिसिस के अंदर में आ जाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स जो नेक्स्ट जो और सबसे लास्ट जो है वो है 7th, वो है रिजल्ट डॉक्यूमेंटेशन, जो कि रिकॉर्डिंग के अंदर आता है। तो फ्रेंड्स ये 7 स्टेप है जो कि हमें AIG VDA FME को बनाते समय ध्यान में रखना है और यूज़ करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आगे इसके बारे में अच्छे से जानते हैं और कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे हम अपने सिस्टम में, अपने AIG VDA FME को बनाने के लिए, उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो स्टेप आता है हमारा प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स जो ये प्लानिंग एंड प्रिपरेशन है, इसको करते समय और डिफाइन करते समय हमें इन 5 चीज़ों का ध्यान में रखना है। फर्स्ट है टाइमिंग, सेकंड है टाइम एलोकेशन, थर्ड है इंटेंट, फोर्थ है टीम कंपोजिशन एंड फिफ्थ है टूल्स। ये 5 जो मेजर टर्म्स हैं, ये प्लानिंग एंड प्रिपरेशन में इनका बहुत मेजर रोल है। अगर हम बात करें टाइमिंग की, तो हमारे FME को करते समय जो जो एक्टिविटीज़ होनी है उसके लिए हमें एक टाइमलाइन डिफाइन करना होगा, वो हम प्लानिंग फेज के अंदर ही करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें टास्क एलोकेशन की, सपोज जो जो एक्टिविटी हमने डिसाइड की है वो एक्टिविटीज़ को कौन कौन करने वाला है, उनकी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करनी पड़ेगी, तो वो यहाँ पे टास्क एलोकेशन के अंदर इस प्लानिंग फेज में आ जाएगा। अब नेक्स्ट है इंटेंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें FME बनाते समय जो इनपुट्स चाहिए FME के लिए, वो जो इनपुट्स हैं वो करेक्ट होनी चाहिए, वो भी इस प्लानिंग फेज के अंदर ही हमें मिलेंगे। इसके अलावा टीम कंपोजिशन में अगर मैं बात करूँ कि कौन कौन बंदे हैं या कौन कौन पर्सन्स हैं जो टीम के अंदर रहकर FME के लिए काम करने वाले हैं और उनकी क्या क्या रिक्वायर्ड लेवल होना चाहिए, वो सब चीज़ें इस टीम कंपोजिशन के अंदर हमें डिफाइन करना होगा। मीन्स कौन कौन सी टीम के मेंबर हैं वो यहाँ पे हमें डिफाइन करना होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स हमें यहाँ पे ये डिफाइन करना होगा प्लानिंग फेज में कि हम जो FME करने वाले हैं वो क्या मैनुअल करने वाले हैं या कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करके करने वाले हैं। मेनली हम मैनुअली ही करते हैं क्योंकि अभी ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर का भी ऐसा कुछ अवेलेबिलिटी है नहीं, लेकिन वो सब चीज़ें हमें यहाँ पे प्लानिंग एंड प्रिपरेशन के अंदर सोचना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट स्टेप के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जो है स्ट्रक्चर एनालिसिस। तो फ्रेंड्स इसके अंदर 3 चीज़ें निकल के आती है
जो है प्रोसेस आइटम, प्रोसेस स्टेप एंड प्रोसेस वर्क एलिमेंट। प्रोसेस आइटम के अंदर हमें सिस्टम का नाम या फिर सब सिस्टम का नाम या फिर पार्ट एलिमेंट का नाम या फिर प्रोसेस का नाम हमें यहाँ पे डिफाइन करना होता है। सपोज हमारे पास सिस्टम का नाम है तो हमें आगे सब सिस्टम के नेम की या फिर प्रोसेस के नेम की मेंशन करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं, हमें सिस्टम का नेम डालना पड़ेगा। अगर सिस्टम का नेम नहीं है तो हमें सब सिस्टम का नाम डालना पड़ेगा यहाँ पे। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे हमें प्रोसेस आइटम को भरना होता है। नेक्स्ट जैसे है प्रोसेस स्टेप, तो इसके अंदर हमें स्टेशन का नंबर या फिर जो फोकस एलिमेंट है उसका नाम हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है। इसके नेक्स्ट जो है प्रोसेस वर्क एलिमेंट, इसके अंदर हमें ये डिफाइन करना होता है कि जो पर्टिकुलर प्रोसेस स्टेप है या मैं कहूँ पर्टिकुलर कोई प्रोसेस है जिसको हमने यहाँ प्रोसेस स्टेप में लिखा हुआ है, उसको करने के लिए हमें फॉर्म और 1E क्या चाहिए, मीन्स मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, एनवायरनमेंट क्या क्या चाहिए एज ए इनपुट, वो हमें यहाँ पे डिफाइन करना होता है। तो फ्रेंड्स ये पूरा स्ट्रक्चर एनालिसिस करने के लिए हमें प्रोसेस फ्लो डायग्राम को अपने माइंड के अंदर रखना है, उसके बाद हमें ये स्ट्रक्चर एनालिसिस को करना है। इसको अब हम आगे प्रैक्टिकली देखेंगे कि इसको कैसे करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर एनालिसिस को प्रैक्टिकली समझने के लिए मैं आपके लिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मैंने कनेक्टिंग रोड लाइन ली है जिसका प्रोसेस फ्लो डायग्राम मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। उसमें पर्टिकुलर में एक 50 नंबर ऑपरेशन जो है ड्रिलिंग का, वो एक एग्जाम्पल पे तौर पे आपके लिए ले रहा हूँ। तो इसको लेने के बाद चलिए फ्रेंड्स, इसको हम जानते हैं कि इस पे स्ट्रक्चर एनालिसिस कैसे करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे स्ट्रक्चर एनालिसिस करने के लिए जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर डिफाइन किया हुआ है कि प्रोसेस फ्लो डायग्राम हमने कनेक्टेड रोड लाइन का लिया, ऑपरेशन नंबर और नेम मैंने 50 नंबर है यहाँ पे और नेम है ड्रिलिंग, वो मैंने लिया है इसको एग्जाम्पल करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने प्रोसेस आइटम में कनेक्टेड रोड लाइन लिख दी है, प्रोसेस स्टेप में यहाँ पे मैंने 50 नंबर ऑपरेशन और जो ऑपरेशन का नाम है ड्रिलिंग ऑपरेशन वो यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। अब नेक्स्ट यहाँ पे प्रोसेस वर्क एलिमेंट में मैंने यहाँ पर रेड में आपको रेफरेंस के लिए ये दिखा रखा है कि जो मैन है यहाँ पे मशीन का ऑपरेटर है, जो मशीन है यहाँ पे वो ड्रिलिंग मशीन है। जो यहाँ मटेरियल है, मटेरियल में हमें दोनों मटेरियल लेने हैं, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल जो डायरेक्ट हम कहें फिजिकल जो पार्ट होता है, जैसे कि जो कनेक्टिंग रोड है जो कि बोरिंग और चैम्फरिंग ऑपरेशन करने के बाद जो पार्ट बना है वो एज ए इनपुट है इस ऑपरेशन के लिए डायरेक्ट मटेरियल में। अगर इनडायरेक्ट मटेरियल में बात करूँ तो हमें ड्रिलिंग करते समय कूलेंट की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो एज ए एक इनडायरेक्ट मटेरियल मैंने यहाँ पे लिया है। इसके अलावा जो 3.5 mm का ड्रिल हमें इसे अंदर करना है तो वो ड्रिल भी हमने यहाँ पे एज ए इनडायरेक्ट मटेरियल ले लिया। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर मैं मेथड की बात करूं तो यहाँ पे जो मशीन के पैरामीटर और जो प्रोसेस इंस्ट्रक्शन या एसओपी डिफाइन की हुई है इसके बेस में हमें काम करना है, तो वो मेथड हमने यहाँ डिफाइन कर दिया। इसके अलावा एनवायरनमेंट में यहाँ पे हमने यहाँ डिफाइन किया है, कोई स्पेशल एनवायरनमेंट की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि नो स्पेशल रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड, मीन्स यहाँ पे कोई स्पेशल एनवायरनमेंट नहीं चाहिए हमें। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं इसको। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट स्टेप पर जानते हैं जो है फंक्शन एनालिसिस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें प्रोसेस आइटम का फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है येलो कॉलम में डिफाइन किया हुआ है प्रोसेस स्टेप का फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट ग्रीन यहाँ पे कॉलम में डिफाइन किया हुआ है कि प्रोसेस वर्क एलिमेंट का फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। प्रोसेस आइटम मीन्स सिस्टम, सब सिस्टम या पार्ट एलिमेंट या प्रोसेस का जो नेम है उसका जो फंक्शन है पर्टिकुलर का वो यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। उसके नेक्स्ट जो यहाँ पे स्टेशन नंबर या फोकस एलिमेंट था उसका फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा येलो कॉलम में। उसके बाद जो फॉर्म एंड 1E जो यूज़ हो रहा है एज ए इनपुट उसका फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा ग्रीन वाले कॉलम में। तो फ्रेंड्स ये सब करते समय हमें स्ट्रक्चर ट्री को एज ए इनपुट हमें माइंड में रखना है। तो फ्रेंड्स इसको हम प्रैक्टिकली नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको ईजिली समझ में आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट कॉलम है स्काई ब्लू कलर का कॉलम, इसके अंदर हमने प्रोसेस आइटम का फंक्शन डिफाइन करना है। तो प्रोसेस आइटम जैसे कि मैंने यहाँ पे ब्लू कलर में आपको स्काई ब्लू कलर में डिफाइन किया हुआ है, कनेक्टिंग रोड लाइन था, तो इसका जो फंक्शन है वो ये है कि हमें कनेक्टिंग रोड बनानी है एज पर डिफाइंड स्पेसिफिकेशन। ये इस पर्टिकुलर प्रोसेस का आइटम का फंक्शन है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं फंक्शन ऑफ प्रोसेस स्टेप एंड प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक में, तो यहाँ पे हमें 2 होल करने हैं 3.5 mm के
स्मॉल एंड पे, जिसका जो एंगल है वो सेंटर से 15 डिग्री होना चाहिए, वो फंक्शन है प्रोसेस स्टेप का, मीन्स ड्रिलिंग ऑपरेशन का। ड्रिलिंग ऑपरेशन का जो फंक्शन है वो हमने ऐसे डिफाइन किया। नेक्स्ट हमें डिफाइन करना है फंक्शन प्रोसेस वर्क एलिमेंट का। तो जैसे हमने यहाँ पे स्काई ब्लू कलर में डिफाइन किया हुआ है कि जो प्रोसेस वर्क एलिमेंट है वो मशीन ऑपरेटर है, तो उसका जो फंक्शन है वो ये है कि उसे पार्ट को फिक्सचर के अंदर करंट ओरिएंटेशन में लोड करना है और ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद निकालना है। सेम नेक्स्ट जो ड्रिलिंग मशीन है उसका जो फंक्शन है वो ये है कि उसको 2 होल करने हैं 15 डिग्री के एंगल पे उसके सेंटर लाइन से। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं कि जो मटेरियल में अगर फंक्शन की बात करूं कि कनेक्टिंग रोड जो हमें बोरिंग और चैम्फरिंग ऑपरेशन करने के बाद मिली है, उसका जो फंक्शन है वो ये है कि उसके अंदर हमें ड्रिलिंग ऑपरेशन करना है, मीन्स करेक्ट पार्ट के अंदर ही हमें ड्रिलिंग ऑपरेशन करना है। अब नेक्स्ट बात करूँ इनडायरेक्ट मटेरियल में, तो यहाँ पे जो कूलेंट है उसकी कंसंट्रेशन प्रॉपर होनी चाहिए, जिससे कि उस जो हीट डिस्पैच हो रहा है ड्रिलिंग करते समय वो निकाल दे, मीन्स ख़त्म कर दे उस हीट को। तो मीन्स कूलेंट की कंसंट्रेशन उस बेस पे होनी चाहिए, ये कूलेंट का फंक्शन है। अगर ड्रिल का फंक्शन में बात करूँ तो इसका फंक्शन है कि उसे 2 होल करने हैं 3.5 mm के। इसके अलावा बात करूँ जो हमारा मशीन ऑपरेटर और WI है उसका जो फंक्शन है वो ये है कि उसको बताना है ऑपरेटर को या एजुकेट करना है कि वो पर्टिकुलर प्रोसेस करना कैसे है, मीन्स प्रोसेस कंडीशन क्या है जिसके बेस पे उसे काम करना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने यहाँ पे प्रोसेस आइटम, प्रोसेस स्टेप और प्रोसेस वर्क एलिमेंट के फंक्शन को डिफाइन कर दिया। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप है हमारा फेलियर एनालिसिस। तो फ्रेंड्स ये फेलियर एनालिसिस बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे हमें प्रोसेस का जो फेलियर इफेक्ट है वो यहाँ पे सेवरिटी की रैंकिंग, यहाँ पे फेलियर मोड प्रोसेस स्टेप का और फेलियर कोज वर्क एलिमेंट का वो हमें यहाँ पे डिफाइन करना होगा। इसको हम एक एक करके पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि सबसे पहले हमें यहाँ पे येलो वाला कॉलम मीन्स फेलियर मोड को यहाँ पे भरना है। फेलियर मोड वाले कॉलम में हमें पर्टिकुलर जो एलिमेंट था, फोकस एलिमेंट था या प्रोसेस स्टेप था, उसका फेलियर मोड को यहाँ पे डिफाइन करना है। यहाँ पे फेलियर मोड डिफाइन करने के बाद हमें फेलियर इफेक्ट को पे तरफ जाना है। फेलियर इफेक्ट डालना है कि उस पर्टिकुलर फेलियर मोड का इंटरनल प्रोसेस या फिर कस्टमर या फिर एंड यूज़र, इन तीनों पे अलग अलग क्या क्या इफेक्ट हैं। उन इफेक्ट को जानने के बाद यहाँ पे लिखने के बाद उसकी सेवरिटी देनी है तीनों अलग अलग फेलियर इफेक्ट्स की। उसके बाद यहाँ पे फेलियर कोज वाले कॉलम में आना है। अब यहाँ पे फेलियर कोज वाले कॉलम में फोरम एंड वनी के बेस पे जो यहाँ पे हमें फेलियर मोड निकाला था उसके क्या क्या कोज हो सकते हैं वो यहाँ पे हमें डिफाइन करना है। मीन्स हमें फेलियर एनालिसिस करते समय माइंड में रखना है कि सबसे पहले फेलियर मोड वाला कॉलम को भरना है, फिर फेलियर इफेक्ट वाले कॉलम को भरना है, फिर उसके बेस पे सेवरिटी की रैंकिंग देनी है। सपोज सेवरिटी की रैंकिंग 3 हमारे पास रैंकिंग आ जाएगी, मीन्स प्रोसेस पे कुछ इफेक्ट हुआ, कस्टमर एंड पे कुछ इफेक्ट हुआ, एंड यूजर पे कुछ इफेक्ट हुआ, तो तीनों की अलग अलग सेवरिटी रैंकिंग आ जाएगी। तो इनमें से जो हाईएस्ट जो सेवरिटी रैंकिंग है उसको हम ले लेंगे यहाँ पे, वो सेवरिटी रैंकिंग होगी। उसके बाद फेलियर कोज वाले कॉलम की तरफ जाएंगे और उस पर्टिकुलर फेलियर मोड के लिए कौन कौन से जो फेलियर कोज हैं, मीन्स मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, एनवायरनमेंट, इसमें कौन कौन से फेलियर कोज हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं फेलियर मोड को जनरेट होने में, वो यहाँ पे डिफाइन करना है। तो फ्रेंड्स इस तरह के ये जो सीक्वेंस है हमें इसको अपने दिमाग में रखना है कि पहले फेलियर मोड भरना है, फिर फेलियर इफेक्ट भरना है, फिर फेलियर कोज भरना है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स इसको अच्छे से समझने के लिए मैंने एग्जाम्पल एक लिया है, वही सेम एग्जाम्पल है जो हम पहले की स्लाइड से चलते हुए आ रहे हैं कि हमने ड्रिलिंग ऑपरेशन करनी है, 2 ड्रिल करने हैं 3.5 mm के 15 डिग्री के एंगल पे जो कि सेंटर से होगा। तो इसका जो फेलियर मोड क्या क्या होंगे वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया है। मीन्स हमें 2 होल करने हैं तो फेलियर मोड फर्स्ट क्या हो जाएगा कि उसके अंदर 2 होल हमने किए ही नहीं। सेकेंड फेलियर मोड हो जाएगा कि जो 3.5 mm का होल करना था वो जो डायमीटर है ड्रिल का वो 3.5 mm है ही नहीं, मीन स्टैक के अंदर नहीं है। नेक्स्ट फेलियर मोड हो जाएगा कि जो ड्रिलिंग हमें करनी थी
वो हमने स्मॉल एंड पे करनी थी, तो लेकिन अब फेलर मोड ये है कि ड्रिलिंग हमने स्मॉल एंड पे की ही नहीं, मतलब मीन्स हमने कोई दूसरे एंड पे या बिग एंड पे हमने कर दी। नेक्स्ट फेलर मोड हो जाएगा कि जो ड्रिल होल का एंगल है वो 15 डिग्री के एंगल पे नहीं है, मीन्स हमें जो एंगल होना चाहिए था हमारे लिए होल का, वो 15 डिग्री का एंगल होना चाहिए था सेंटर से, मीन्स वो अपने इस एंगल से शिफ्ट है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे अपने फेलर मोड को डिफाइन कर लिया अलग अलग, मीन्स सबसे पहले हमने फेलर मोड कर लिया, अब हम जाएंगे फेलर इफेक्ट पे, उसके बाद जाएंगे फेलर कोज पे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट चलते हैं फेलर इफेक्ट पे। तो फ्रेंड्स एज ए एग्जाम्पल मैंने फेलर मोड सिर्फ एक ही लिया है, हमने जैसे लास्ट टाइम में डिस्कस किया था कि टोटल 4 फेलर मोड है, तो मैंने एग्जाम्पल के लिए सिर्फ एक ही ले लिया, मीन्स हमने एग्जाम्पल लिया है कि जो 2 होल करने थे हमने 2 होल किए ही नहीं, वो एक फेलर मोड हो गया। तो इसका जो फेलर इफेक्ट होगा वो हम देख लेते हैं। इंटरनल प्रोसेस पे जो उसका इफेक्ट होगा कि जो 100% प्रोडक्शन रन होगी वो हमें स्क्रैप करनी पड़ेगी, मीन्स जो हमने 2 होल करने थे 2 होल नहीं किए, तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस पे हमें जो पार्ट हमारा बन गया है उसको हमें स्क्रैप करना पड़ सकता है। इसके अलावा ये हेल्थ पे भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि आगे जब ये नेक्स्ट ऑपरेशन पे जाएगा तो ये लोकेट करने के लिए जो फिक्सचर है उसको उस होल के बेस पे लोकेट होगा, अगर उसके अंदर होल नहीं होंगे तो वो जो पार्ट है वो जंप कर सकता है, या मैं कहूँ तो वो जो फिक्सचर है वहाँ से बाहर निकल सकता है, ऑपरेशन करते समय उस पर्टिकुलर प्रोसेस पे उस ऑपरेटर को लग भी सकता है, मीन्स ये क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम या सेफ्टी रिस्क भी यहाँ पे है। तो वो चीज़ें मैंने यहाँ पे इंटर प्रोसेस में डिफाइन कर दिया। अगर मैं कस्टमर एंड बात कहूँ, जो लाइन है वो शट डाउन हो सकती है 1 घंटे से पूरी प्रोडक्शन शिफ्ट तक की। यहाँ पे जो मैं बात कहूँ शिपमेंट है वो भी रुकने के चांसेस हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ जो फील्ड फेलर है या रिप्लेसमेंट है उसकी ज़रूरत भी पड़ सकती है कस्टमर के लिए। अगर मैं बात करूँ एंड यूज़र की, कि जो प्राइमरी व्हीकल का जो फंक्शन है वो इफेक्ट करेगा, मिस जो ये होल होता है मेनली ये हम करते हैं प्रॉपर ऑयलिंग के लिए, लेकिन अगर होल यहाँ पे नहीं हुए हैं या फिर कम होल हुए हैं तो ऑयलिंग है वो प्रॉपर नहीं होगी, तो जो प्राइमरी व्हीकल का फंक्शन है वो डिग्रेड हो जाएगा, मीन्स कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा या इफेक्ट पड़ेगा इसका। तो वो सब चीज़ें हमने यहाँ पे फेलियर इफेक्ट में डिफाइन कर दिया। अब इन सब फेलियर इफेक्ट का हमने सेवर्टी रैंकिंग सेवर्टी टेबल से देखकर डाल दिया। इंटरनल प्रोसेस में हमने 8 दिया क्योंकि यहाँ पे हेल्थ और सेफ्टी का भी इशू आ रहा है। आगे में हमने 7 दिया है कस्टमर एंड यूजर के लिए, वो क्यों दिया है उसके लिए हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 3 सेवर्टी रैंकिंग आ गई है, तो इन तीनों सेवर्टी रैंकिंग में जो हाईएस्ट रेटिंग है उसको हमने ले लिया। तो यहाँ पे हमने 8 लिया है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे रेड से मार्क कर दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं फेलर कोज के ऊपर। अब आ जाते हैं फेलर कोज में हम बात करेंगे कि जो 2 होल करने थे नहीं हो पाए, इसके क्या क्या कोजेज हो सकते हैं। अगर मैं मेन में बात करूं तो क्या वह पार्ट जो अनलोड कर लिया प्रोसेस कंप्लीशन होने से पहले, मीन्स ऑपरेटर की गलती ये हो सकती है कि प्रोसेस कंप्लीट हुआ नहीं, मीन्स अभी एक ही होल हुआ है और दूसरा होल होने से पहले पार्ट को अनलोड कर लिया। ये ऑपरेटर तरफ से कमी हो सकती है जिसके कारण 2 होल नहीं बने। नेक्स्ट है मशीन के अंदर कि क्या हो पता ऑपरेशन करते समय ड्रिल टूट गया हो तो एक होल ही हुआ हो या एक होल भी पूरा नहीं हुआ हो और दूसरा होल नहीं हो पाया हो, तो यह मशीन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो मशीन कोज में हमने लिख दिया कि ड्रिल ब्रोकन हो सकता है। अब नेक्स्ट बात करें मेथड में, तो मेथड में भी कमी हो सकती है कि क्या पता हमने प्रोसेसिंग मेथड में हमने डिफाइन नहीं किया हो कि हम, या फिर हमें आउटपुट डिफाइन नहीं की हो कि हमें 2 होल चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया एज ए फेलर कोज जो हो सकते हैं इस पर्टिकुलर फेलर मोड के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स आपको मैंने सेवर्टी टेबल यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ, ये एक स्टडी और लर्निंग पर्पज के लिए है। ये सेम वही सेवर्टी रैंकिंग है जो कि AIZ VD FMEA मैनुअल में दी गई है। तो फ्रेंड्स ये वही रेटिंग टेबल है, ये रेफरेंस पर्पस से मैंने आपको दी है। आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। मैं आपको इसमें अच्छे से और क्लियरली और इसमें एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगने वाला है, बट मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि सेवर्टी रेटिंग 1 होगी जब इफेक्ट बहुत कम होगा, सेवर्टी रेटिंग 2 और 3 लेंगे जब जो इफेक्ट है वो लो होगी।
अगर मैं बात करूँ सेवर्टी रेटिंग हम 4, 5, 6 लेंगे जब हमारी जो इफेक्ट है मॉडरेटली लो होगी। इसके अलावा फ्रेंड्स सेवर्टी रेटिंग हम 7 और 8 लेंगे जब उसका इफेक्ट है मॉडरेटली हाई होगा, और उसकी जो रेटिंग है 9 और 10 लेंगे सेवर्टी की जब जो इफेक्ट है बहुत ज़्यादा होगा। तो फ्रेंड्स ये सेवर्टी रेटिंग है। तो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि आपको सेम प्लांट के अंदर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो आपको देखना है, कस्टमर एंड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो आपको देखना है, एंड यूजर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो आपको देखना है। तीनों के लिए अलग अलग सेवर्टी रेटिंग को देखकर जो हाई सेवर्टी रेटिंग है उसको आपको लेना है एफएमई के लिए। तो फ्रेंड्स ये हमारी सेवर्टी रेटिंग की थी। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं स्टेप नंबर 5 जो है रिस्क एनालिसिस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर रिस्क एनालिसिस के अंदर हमें करंट का जो हमारा प्रिवेंटिव कंट्रोल है वो यहाँ पे हमें डिफाइन करना पड़ेगा। सपोज कोई भी फेलर मोड जो हमने पहले डिस्कस किया है या फेलर मोड जो पहले था उसके रिगार्डिंग करंट में हमारे पास प्रिवेंशन कंट्रोल क्या है, फिर उसके बेस पे हमें अकरेंस की रेटिंग देनी होगी। अकरेंस रेटिंग हम देंगे फेलर कोज के ऊपर, और जो प्रिवेंशन कंट्रोल जो हम बात कर रहे थे पहले वो भी फेलर कोज के ऊपर ही होगा कि फेलर कोज के ऊपर प्रिवेंटिव एक्शन क्या है और इसकी अकरेंस क्या है फेलर कोज की। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं डिटेक्शन पे। तो करंट डिटेक्शन कंट्रोल क्या है उस पर्टिकुलर फेलर कोज या फेलर मोड के लिए। उसके बाद हमें यहाँ पे डिटेक्शन की रेटिंग देनी होगी। डिटेक्शन रेटिंग भी हम फेलर कोज या फेलर मोड के बेस पे ही देंगे। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है कि यहाँ पे एक्शन प्रायोरिटी का मीन्स एपी का एक कंसेप्ट नया ऐड हुआ है, तो हमें यहाँ पे एक्शन प्रायोरिटी का जो रेटिंग है वो भी हमें डालनी पड़ेगी। वो होगी सेवर्टी अकरेंस डिटेक्शन की टेबल के बेस पे। तो फ्रेंड इसके बारे में हम आगे स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे कि एक्शन प्रायोरिटी में हमें यहाँ पे कैसे भरना होता है, क्या भरना होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा कॉलम है वो है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक का। तो यहाँ पे हमें स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक का सिंबल यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि सपोज कोई पर्टिकुलर जो फेलर मोड था वो अगर कोई पर्टिकुलर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक से रिलेट कर रहा है तो वो सिंबल यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा। नेक्स्ट जो कॉलम है वो है फिल्टर कोड का। ये एक ऑप्शनल कॉलम है, इसका डाल भी ना हो तो डाल दो, अगर नहीं डालना है तो कोई जरूरत नहीं है। ये मेनली जो कॉलम है ये डीएफएमई में काम आता है। काम इसका सेम वही है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक वाला, लेकिन एफएमई में हम पीएफएमई में हम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक कॉलम को भरते हैं, डीएफएमई में हम फिल्टर कोड वाले कॉलम को भरते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा रिस्क एनालिसिस। इस एनालिसिस को करते समय हमें सेवर्टी रेटिंग, अकरेंस रेटिंग, डिटेक्शन रेटिंग और उसके बेस पे जो एक्शन प्रायोरिटी की जो टेबल है, इन 4 टेबल को ध्यान रखते हुए हमें इसको करना है। तो चलिए फ्रेंड इस रिस्क एनालिसिस को हम एग्जाम्पल के बेस पे समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने फेलर मोड लिया था कि 2 ड्रिल करने थे लेकिन 2 ड्रिल नहीं हुए थे, तो इसके लिए जो प्रिवेंशन एक्शन, प्रिवेंशन कंट्रोल है जो हमारे करंट प्रोसेस में है वो यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो सपोज मेरे पास जो करंट प्रोसेस में प्रिवेंशन कंट्रोल है वो ये है कि मशीन स्टॉप नहीं होगी जब तक कि ऑपरेशन पूरा ना हो जाए। मीन्स सपोज उस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर 2 ड्रिल करने हैं तो 2 ड्रिल होने के बाद ही वो मशीन स्टॉप हो सकती है। मीन्स 1 ड्रिल करने के बाद अगर हम चाहें मशीन स्टॉप हो जाए तो नहीं हो पाएगी। ये प्रोग्राम कंट्रोल्ड है तो उसको हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे कि ये हमारा प्रिवेंटिव कंट्रोल हो गया। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं बात करूँ कि ड्रिल लाइफ की हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसको डिफाइन कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, तो वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि ये हमारा करंट प्रिवेंशन कंट्रोल है। इसके अलावा फ्रेंड्स जैसे कि हमारा प्रोसेस जो पैरामीटर्स है हमने अपने WISOP में डिफाइन कर रखा है, इसके अलावा इसको PLC में भी डाल रखा है, तो ये सब कुछ PLC कंट्रोल्ड है। तो इस चीज़ों को भी हम यहाँ पे करंट प्रिवेंशन कंट्रोल में डाल देंगे। मीन्स हमारे पर्टिकुलर उस फेलर मोड के लिए हमारे पर्टिकुलर प्रोसेस में क्या क्या प्रिवेंशन कंट्रोल के लिए एक्शन हमने डिफाइन किए हुए हैं वो यहाँ पे हमें लिस्ट डालनी है या मेंशन करना है कि क्या क्या है। तो फ्रेंड्स इन जो हमारे प्रिवेंशन कंट्रोल्स हैं इसके बेस पे हमें यहाँ पे अकरेंस की रेटिंग देनी है। मीन्स जो फेलर कोजेस थे उसकी क्या क्या अकरेंस है
उसके बेस पे हमें यहाँ पे रेटिंग डालनी है। तो फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ पे 3 हमने करंट प्रिवेंशन कंट्रोल लिए थे, तो इसके बेस पे हम अकरेंस की रेटिंग अलग अलग डाल दी है। तो इसमें जो हाईएस्ट होगा हम उसको ले लेंगे। तो मैंने एग्जाम्पल की वजह से आपको दिखाया हुआ है कि जो फर्स्ट जो हमारा प्रिवेंशन कंट्रोल था इसके लिए अकरेंस रेटिंग 2 थी, सेकेंड वाले के लिए 4 थी, थर्ड वाले के लिए 2 थी। तो इसमें जो हाईएस्ट है अकरेंस रेटिंग उसको हमने ले लिया है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो अकरेंस है हम फेलर कोज के अकरेंस के ऊपर मीन्स लाइकलीहुड के ऊपर अकरेंस की रेटिंग देते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे करंट डिटेक्शन कंट्रोल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर फेलर मोड के लिए या फेलर कोज के लिए करंट में क्या डिटेक्शन कंट्रोल है हमारे पास प्रोसेस में। मीन्स अगर जैसे मैं बात करूं कि हमारा जो फेलर मोड था कि 2 होल उस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर होने चाहिए, तो हमारा जो डिटेक्शन कंट्रोल है उसके अंदर ये है कि जब ये नेक्स्ट प्रोसेस पे जाएगा तो वहाँ पे पिक्चर के अंदर उस पार्ट को क्लैंप करना पड़ेगा उस होल के या उस ड्रिल के रेफरेंस पे। मीन्स अगर मैं बात कहूँ कि अगर पार्ट के अंदर ड्रिल नहीं है, 2 ड्रिल नहीं है, तो वो आगे जाके नेक्स्ट प्रोसेस में फिक्सचर के अंदर क्लैंप के अंदर नहीं बैठेगा और वो पार्ट पकड़ा जाएगा। तो ये एज ए डिटेक्शन कंट्रोल हो गया। तो फ्रेंड्स इसके बेस पे हमें डिटेक्शन की रेटिंग देनी है। यहाँ पे हमने इसकी रेटिंग 4 दी है। किस बेस पे दी है हम आगे हम टेबल दी हुई है आपके लिए, आप वहाँ से इसको रेफरेंस ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने अकरेंस डिटेक्शन की रेटिंग दे दी, अकरेंस की रेटिंग दे दी, सेवर्टी की रेटिंग हमने ऑलरेडी दी हुई है। तो सेवर्टी अकरेंस डिटेक्शन की रेटिंग के बेस पे हमने एक्सेस प्रायोरिटी यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो हमारा कॉलम है उसमें हमने दिया हुआ है एम मीन्स मीडियम। अब हमने एम क्यों दिया है इसके लिए भी हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे एक्शन प्रायोरिटी एम दे दी। उसके बाद है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पे हमें स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक का सिंबल डिफाइन करना पड़ेगा अगर वो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। तो अगर नहीं है तो हम एन लिख देंगे, अगर है तो हमें यहाँ पे उस क्रिटिकल सिंबल को यहाँ पे डालना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने नेक्स्ट बताया फिल्टर कोड वाला कॉलम, वहाँ पे हमें एन मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि हम PFMEA कर रहे हैं और ये जो पर्टिकुलर कॉलम है ये DFMEA के लिए है। तो हमें यहाँ पे इस कॉलम को फिल्टर कोड को यहाँ पे NA कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ पे हमने अकरेंस की रेटिंग ली थी अकरेंस टेबल के बेस पे। तो ये अकरेंस की टेबल है, ये मैंने आपको स्टडी और लर्निंग पर्पज़ के लिए ही डाली हुई है। तो यहाँ पे जैसे अकरेंस रेटिंग 1 है वो जब है कि वो पर्टिकुलर फेलर कोज अगर बहुत ही उसकी जो मैं कहूँ लाइकलीहुड है बहुत ही एक्सट्रीमली लो है। तो अगर वेरी लो है तो यहाँ पे अकरेंस की रेटिंग 2 आ जाएगी। अगर इसकी जो लाइकलीहुड लो है तो यहाँ पे 3 आ जाएगी। अगर मॉडरेट है तो यहाँ पे अकरेंस रेटिंग 4 या 5 आ जाएगी। अगर हाई है तो अकरेंस की रेटिंग यहाँ 6 और 7 आ जाएगी। अगर इसकी जो लाइकलीहुड वेरी हाई है तो 8 या 9 आ जाएगा। और ये एक्सट्रीमली हाई है तो उसकी रेटिंग 10 आ जाएगी। तो फ्रेंड्स ये सब चीज़ें प्रिवेंटिव कंट्रोल जो हमने लिया है उसके बेस पे यहाँ पे अकरेंस की टेबल में से लेकर उस रेटिंग को वहाँ पे FME के अंदर डालना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये आपको लर्निंग पर्पज़ के लिए मैंने आपको लिया हुआ है। ये सेम वही रेटिंग टेबल है जो AIG VD FME के टेबल से लिया हुआ है। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारी डिटेक्शन टेबल है। तो जो हमने डिटेक्शन की रेटिंग ली थी हमने पिछली स्लाइड्स में वो हमने इस टेबल के बेस पे ली थी। इसको भी मैं आपको बताऊं तो जो डिटेक्शन हमने 1 लिया है वो जब लिया है कि हम वेरी हाई हमारी प्रोबेबिलिटी है कि हम उस डिफेक्ट को उस पर्टिकुलर फेल कोज को डिटेक्ट कर लेंगे, तो उस कंडीशन में हम डिटेक्शन 1 ले लेंगे। अगर जो हमारी डिटेक्शन करने की जो एबिलिटी है वो हाई है तो 2, 3 या 4 ले लेंगे। और अगर हमारी डिटेक्ट करने की एबिलिटी मॉडरेट है तो हम 5 या 6 ले लेंगे। अगर हमारी डिटेक्ट करने की एबिलिटी लो है तो हम 7 या 8 ले लेंगे इस रेटिंग को। अगर ये हमारी जो एबिलिटी है वो वेरी लो है तो यहाँ पे जो डिटेक्शन की रेटिंग है वो हम 9 या 10 ले लेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारी डिटेक्शन टेबल है। ये एक पूरा रेफरेंस लिया है, मिस आपको स्टडी पर्पज़ से लिया, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ये सेम कॉपी है जो हमारी हैंडबुक है AIG VD FMEA की। ये आपको लर्निंग पर्पज़ से या स्टडी पर्पज़ से लिए मैंने आपको
दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये जो डिटेक्शन की टेबल है, यहाँ पे हमें करंट पर्टिकुलर ये देखना है कि हमारा करंट में प्रोसेस कंट्रोल क्या है डिटेक्शन के लिए, और उस डिटेक्शन के बेस पे क्या डिटेक्शन की रेटिंग आ रही है, उस नंबर को हमें लेना है और हमें अपने पीएफएमई फॉर्मेट में डालना है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एक्शन प्रायोरिटी टेबल के ऊपर, मीन्स एपी टेबल के ऊपर। तो फ्रेंड जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये एपी का कंसेप्ट पहले एआईजी 4th एडिशन के अंदर नहीं था, वहाँ पे हम आरपीएन कैलकुलेट करते थे, लेकिन ये ऑलरेडी चेंज हो चुका है नए एआईजी वीडियो के अंदर कि हमें एक्शन प्रायोरिटी को लेना है। हमें आरपीएन चेक करने की या कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें एक्शन प्रायोरिटी को देखना है, उसके बेस पे हमें एक्शन लेना है। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि हमें सेवरिटी, अकरेंस और डिटेक्शन जो रेटिंग है उसके बेस पे हमें एक्शन प्रायोरिटी को देखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये सेम वही रेटिंग टेबल है जो एआईजे वीडी एफएमई की हैंडबुक से ली गई है। ये मैंने आपको स्टडी या लर्निंग पर्पज़ के लिए यहाँ पे डाली हुई है, आप इसको रेफर यहाँ से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैं बात कहूँ जो पर्टिकुलर इफेक्ट है, या मैं बात कहूँ कि पर्टिकुलर सेवरिटी है अगर 1 है, इसके लिए अकरेंस की रेटिंग अगर 1 to 10 हो सकती है, या डिटेक्शन 1 से 10 हो सकता है, तो यहाँ पे जो हमारी एक्शन प्रायोरिटी लेनी है वो L हो जाएगी। L मीन्स लो, M मीन्स मीडियम, H मीन्स हाई। तो यहाँ पे हमें एक्शन प्रायोरिटी को देखना है कि वो लो है या मीडियम है या हाई है। तो हमें पर्टिकुलर सेवरिटी देखनी है सबसे पहले कि सेवरिटी क्या है, फिर हमें उस टेबल के ऊपर जाना है सेवरिटी उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर, फिर हमें अकरेंस की रेटिंग देखनी है क्या है, फिर हमें वहाँ देखना है, उसके बाद डिटेक्शन की रेटिंग देखनी क्या है, और फिर इन तीनों चीज़ों को बेस पे हमें एक्शन प्रायोरिटी देखना है कि वो L है मीन्स लो है, M है मीन्स मीडियम है, H है मीन्स हाई है। हमें इन तीनों में से एक देखना है कि वो लो है, मीडियम है या हाई है। तो फ्रेंड्स ये हमारा एक्शन प्रायोरिटी टेबल है। आप इसको लर्निंग पर्पज से या फिर इसको प्रैक्टिकली आप इसको करते समय इसको रेफर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे L आप देख रहे हो लो, M देख रहे हो मीडियम, H देख रहे हो हाई। तो हमें सेवरिटी, अकरेंस और डिटेक्शन तीनों के बेस पे हमें एक्शन प्रायोरिटी को चूज करना है कि वो क्या है, और उसको हमें अपने जो एक्शन प्रायोरिटी वाला जो कॉलम है पीएफएमई के अंदर वहाँ पे मेंशन करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ इसके बेस पे आप एफएमई में ये डिफाइन कर सकते हैं इंटरनली कि आपको एक्शन जो लेना है वो H में लेना है मीन्स हाई में लेना है, या फिर मीडियम में लेना है, या फिर सेवरिटी बेस पे लेना है, वो आप डिफाइन कर सकते हो। लेकिन जो यूजुअल बेस पे होता है कि H मीन्स एक्शन प्रायोरिटी जिसकी H है उस पर हमें एक्शन लेना होता है। उस पर एक्शन लेने के बाद हमें उसको एक्शन प्रायोरिटी को दोबारा चेक करना होता है कि क्या वो H से M हुई है या नहीं हुई है, मीन्स या फिर H से L हुई है या नहीं हुई है, वो हमें देखना है और फिर फर्दर एक्शन लेना है। तो फ्रेंड्स ये पूरा पर्टिकुलर प्रोसेस है पीएफएमई करने का। ये पूरी टेबल है, आपने एक्शन प्रायोरिटी टेबल देख ली है, ये टोटल 4 स्लाइड के अंदर कवर हुई है, तो आप इसको यहाँ से रेफर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलते हैं। नंबर 6 जो है हमारा ऑप्टिमाइजेशन। इसके अंदर फ्रेंड्स बहुत सारे कॉलम्स हैं जो हमें भरने होते हैं, लेकिन ये जो कॉलम्स हैं वो तभी भरने होंगे जब हमें किसी रिकमेंडेड एक्शन लेना है, या मैं अगर कहूँ कि एक्शन प्रायोरिटी के बेस पे जो टेबल थी उसके बेस पे अगर हमें यहाँ पे एक्शन लेना है, या कोई पर्टिकुलर कोई कारण है जिसके बेस पे हमें रिकमेंडेड एक्शन लेना है, तो उस कंडीशन में हमें इस टेबल को यहाँ पे भरना पड़ेगा। अगर एक्शन नहीं लेना तो हम यहाँ पे NA भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स सपोज हमने जो पर्टिकुलर फेलर मोड था उसकी जो एक्शन प्रायोरिटी है वो H आ रही थी, H मीन्स हाई रिस्क। तो यहाँ पे हमें प्रिवेंटिव एक्शन डिफाइन करना पड़ेगा कि हमें उस पर्टिकुलर रिस्क को कम करने के लिए क्या एज ए प्रिवेंटिव एक्शन लेने वाले हैं। फिर नेक्स्ट कॉलम में हमें डिटेक्टिव एक्शन डिफाइन करना पड़ेगा कि उस फेलर मोड के डिटेक्शन के लिए हम क्या एक्शन लेने वाले हैं। फिर कौन उस एक्शन को लेगा वो हमें यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल पर्सन नेम के में यहाँ पे डालना पड़ेगा। फिर कब तक लेगा वो टारगेटेड डेट हमें मेंशन करनी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा स्टेटस का कि जो एक्शन लेना था वो हुआ या नहीं हुआ, वो यहाँ पे हमें स्टेटस के अंदर भरना पड़ेगा कि डन है या पेंडिंग है, वो इसके अंदर डालना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है एक्शन टेकन।
मीन्स पहले था क्या एक्शन प्लान किया था, अब यहाँ पे हमें लिखना है कि प्लान तो किया था लेकिन एक्चुअल में क्या किया वो यहाँ पे एक्शन टेकन के अंदर लिखना पड़ेगा। और इसका एक एविडेंस हमें रखना पड़ेगा कि हमने ये प्लान किया था, ये एक्शन लिया, इसके बाद जो रेटिंग पहले मैं कहूँ कि एक्शन प्रायोरिटी हाई थी अब मीडियम होगी या लो होगी, तो वो यहाँ पे एक एविडेंस हमें अपने पास रखना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है कंप्लीशन डेट। तो हमने जो एक्शन लिया था किस डेट तक वो कंप्लीट हो गया वो यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा। फिर सेवर्टी की रेटिंग, अकरेंस की रेटिंग, डिटेक्शन की रेटिंग डालनी पड़ेगी, जो रिवाइज रेटिंग है वो डालनी पड़ेगी। मीन्स पहले हमने जो रेटिंग की थी उसके बाद हम ऑलरेडी एक्शन ले चुके हैं, एक्शन लेने के बाद सेवर्टी, अकरेंस या डिटेक्शन की रेटिंग में कुछ चेंजेस आए होंगे, तो चेंजेस आने के बाद जो रिवाइज जो रेटिंग नंबर है वो हमें यहाँ पे सेवर्टी, अकरेंस और डिटेक्शन की रेटिंग में डालना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आता है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक का। तो यहाँ पे हमें सिंबल डालना पड़ेगा स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक का, कि अगर कोई वो सिंबल है तो यहाँ पे डालना पड़ेगा पीएफएमई के लिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा एक्शन प्रायोरिटी। मीन्स पहले सपोज वो उसकी एक्शन प्रायोरिटी एच थी, तो अब चेंज होने के बाद इसकी एक्शन प्रायोरिटी क्या है, मीन्स वो मीडियम हो गई है या लो हो गई है, वो हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आता है फिल्टर कोड का। ये एक ऑप्शनल है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, ये इसको डीएफएमई यूज़ करते हैं। अगर डीएफएमई नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे हम एनए कर देंगे। अगर कोई आपको रिमार्क्स डालना है तो आप जो नेक्स्ट आगे कॉलम है रिमार्क्स का वहाँ पे आप डाल सकते हैं, नहीं तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स ये हमारा था स्टेप नंबर 6। तो चलिए फ्रेंड्स हम स्टेप नंबर 6 ऑप्टिमाइजेशन को एक प्रैक्टिकल में देख लेते हैं कि क्या हमारा प्रैक्टिकली है। फ्रेंड्स सपोज मैं अगर बात करूं कि जो प्रिवेंटिव एक्शन है जो हमें लेना है वो देखना होगा पहले कि लेना है या नहीं लेना है। तो सपोज कोई पर्टिकुलर फेलर मोड है, उसकी जो एक्शन प्रायोरिटी है वो मीडियम है या लो है, तो हमें प्रिवेंटिव एक्शन लेने की फर्दर कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे हम नन लिख देंगे या एन लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है डिटेक्शन एक्शन। यहाँ पे अगर देखना होगा कि हमें लेना है या नहीं लेना है, अगर लेना है तो यहाँ पे एक्शन लिखेंगे, नहीं लेना तो हम यहाँ पे नन लिख देंगे। उसके बाद अगर ये दोनों चीज़ें नन होगी तो आगे हम इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं या फिर डाइजेस्ट लगा के छोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गया एक प्रैक्टिकली वे में कि हम इसको कैसे करना है इस पर्टिकुलर AIG VDA के स्टेप नंबर 6 को। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट और सबसे लास्ट जो डिस्कस करते हैं स्टेप नंबर 7 जो है रिजल्ट डॉक्यूमेंटेशन। तो फ्रेंड्स ये 7 स्टेप एनालिसिस का सबसे लास्ट स्टेप है रिजल्ट डॉक्यूमेंटेशन। तो इस रिजल्ट डॉक्यूमेंटेशन करते समय हमारे कुछ इसके रूल्स हैं कि हमें जो रिजल्ट आए थे, मैं बात करूं स्ट्रक्चर एनालिसिस में, या मैं बात करूं फेलर एनालिसिस में, या मैं बात करूं प्लानिंग में, या फंक्शन एनालिसिस में, या रिस्क एनालिसिस में, या एक्शन प्लान हमने जो डिफाइन किया था उसमें, जो भी हमने किया है उसको डॉक्यूमेंट वे में एक रिजल्ट को अपने पास रखना है। उसको आप सेपरेट शीट में भी रख सकते हैं कि प्लानिंग डॉक्यूमेंट के ये रिजल्ट रहा, फंक्शन एनालिसिस का ये रिजल्ट रहा, फील्ड एनालिसिस का ये रहा, या उसको आप पर्टिकुलर एक पीएफएमई का जो फॉर्मेट होता है उसमें भी आप कंप्लीट भर ही रहे हो तो उस फॉर्मेट में आप उन चीज़ों को वहाँ पे डाल सकते हो। तो ये हमारा पर्टिकुलर मैं कहूँ स्टेप नंबर 7 जो है वो डॉक्यूमेंटेशन का है। मीन्स हमने जो कुछ भी किया है उसको डॉक्यूमेंट्री करना है, उसको डॉक्यूमेंट में कहीं ना कहीं डालना है। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 7। तो फ्रेंड्स हम आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी हमारी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड साथ को शेयर कीजिएगा जिससे वो भी इसके बारे में सीख सके। और हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि जो आने वाली वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको समय समय मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक के लिए शुक्रिया एंड बाय बाय।